बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नादरीन, खबरें बहुत ज्यादा है, लिहाजा डायरेक्टली शुरू करते हैं। अमेरिका के टारगेट्स बदले हैं, यानी जब उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया तब वो कुछ और कह रहे थे, और इस वक्त जब ईरान रिटेलिएट कर रहा है तो वो कुछ और कह रहे हैं। गुज़िश्ता 48 घंटों में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिससे अमेरिका हिलकर रह गया है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज देखें या अमेरिकी वजीर जंग की आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो आपको बहुत फर्क नजर आएगा। जिस दिन अमेरिका ने अटैक किया था ईरान के ऊपर इसराइल के साथ मिलकर, उस दिन डोनाल्ड ट्रंप शाम को एक पार्टी के अंदर डांस कर रहे थे। ये बड़ी महंगी पार्टी थी, दुनिया के बहुत अमीर लोग इसमें आए हुए थे। हत्ता कि इस पार्टी में शामिल होने के लिए $1 मिलियन तक भी लोगों ने खर्च किए। डोनाल्ड ट्रंप वहां पे रक्स कर रहे थे, बड़े खुश थे। लेकिन अब अगर आप गुज़िश्ता शब की उनकी फुटेज देखें तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत डाउन है, उनके कंधे जो है वो झुके हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप की हवाइयां उड़ी हुई हैं। ये 48-72 घंटों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ है, और ये सब कुछ हुआ ईरान की रिटेलिएशन की वजह से। पहले जो ईरान के खिलाफ टारगेट थे अमेरिका के, वो क्या थे जरा ये आप ज़हन में रख लें, क्योंकि ये नेतन्याहू और अमेरिका ने मिलकर तय किए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने। तो पहले जो टारगेट थे उनमें एक था रजीम तब्दील करना है ईरान के अंदर। यह सबसे बड़ा और मेन टारगेट था कि अपनी हुकूमत को लाके ईरान के अंदर इंस्टॉल करना, जिसके लिए रजा पहलवी को तैयार किया गया। उसका इंटरनेशनल मीडिया में इमेज बनाया गया, उसके इंटरव्यूज करवाए गए, और इस तरीके से रजा पहलवी सामने भी आ जाता है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स भी देता है। तो कोशिश ये थी कि ईरान के अंदर रजीम तब्दील कर दिया जाए, पहला टारगेट ये था। और दूसरा टारगेट था कि ईरान को मुकम्मल तौर पर निहत्ता कर दिया जाए, तमाम हथियार उनके तलफ कर दिए जाएं। यह था दूसरा टारगेट। लेकिन अब ये टारगेट बदल गए हैं, और ये आपको पता चलता है एक तो अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस उनके स्टेटमेंट से, और दूसरा जो अमेरिका के अंदर अब बयानात आ रहे हैं लगातार, उनसे आपको पता चलता है कि अमेरिका महदूद जंग लड़ना चाहता है। यानी ये उनके नायब सदर भी कह रहे हैं, और अमेरिका से सब लोग ये कह रहे हैं कि हम जंग तवील के अंदर जाना नहीं चाहते, और जमीन पे तो बिल्कुल ही नहीं उतरना चाहते। और अब वो ये कहते हैं जनाब हम ईरानी बहरिया के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, उसको तबाह करना चाहते हैं, और एटमी हथियारों से ईरान को रोकना चाहते हैं। बस, तो एटमी हथियार तो ईरान बना ही नहीं रहा था। ये सीआईए के साबिक एजेंट्स भी कह रहे हैं, पूरी दुनिया में ये बताया जा रहा है कि अगर ईरान के अंदर कोई वाहिद फतवा ऐसा मौजूद था, एक मजबूत आवाज थी जो ईरान को यह कहती थी कि एटम बम नहीं बनाना, वो शहीद होने वाले खामनाई थे। अब खामनाई की शहादत के बाद वो आवाज अमेरिका ने खुद ही बंद कर दी, जो ईरान को एटम बम बनाने से रोक रही थी। ईरान के बाद देखें जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स है ना, उसके मुताबिक 60% तक अफजूदा यूरेनियम मौजूद है। यूरेनियम से आप एटम बम बनाते हैं ना, तो 60% तक तो उसने काम किया हुआ उसकी अफजूदगी के ऊपर, और हफ्ता 10 दिन और लगेंगे। ये अमेरिकन का दावा है कि ईरान बाकी काम हफ्ता 10 दिन में कर सकता है, अगर वो फैसिलिटेट हो जाए तो, या वो इसके ऊपर तुल जाए ये काम करने पे, तो इसको 90% तक पहुंचा सकता है। अब 460 किलो यूरेनियम ईरान के ऊपर एलिगेशन लगता है कि उसके पास है, और इससे वो 11 एटम बम बना सकता है। अब इससे कितनी बड़ी तबाही हो सकती है। तो वो ये कहते हैं जी एटमी हथियारों से ईरान को रोकना है। अब यहां पे आ गया मामला, पहले तो मामला कुछ और था, अब मामला कुछ और है। अमेरिका अपने टारगेट्स बदल रहा है। यानी चलो आप ये देख लेना कि अंगूर खट्टे हैं, ये मिसाल आपने सुनी होगी कि लोमड़ी छलांगे मारती है, जब वो नहीं काबू आते तो कहती है अंगूर खट्टे हैं। तो अमेरिका अपने असल टारगेट्स अचीव नहीं कर सका। अमेरिका के अंदर एक बहस चल रही है, और ये बार बार चल रही है, और सब ये कह रहे हैं कि इसराइल ने अमेरिका को इस लड़ाई के अंदर फंसाया है। नेतन्याहू ने अमेरिका के दौरे किए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके शानदार ताल्लुकात हैं, दोनों एक दूसरे की बहुत तारीफें करते हैं, और दोनों को कामयाबियां मिल भी रही थी। तो डोनाल्ड ट्रंप को दो चीजों का खदशा है। एक तो एप्स्टीन फाइल का बड़ा सीरियस इशू उठा हुआ है अमेरिका में। जैसे ही ये आप देखिएगा गर्द बैठेगी तो एप्स्टीन फाइल का मामला डोनाल्ड ट्रंप के गले का तौक बन जाएगा, मुसीबत बन जाएगी उनके लिए, कानूनी नुक्ता नजर से भी और अवामी नुक्ता नजर से भी। और दूसरा मामला है कि डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुई है अमेरिका में, और मिड टर्म इलेक्शन के अंदर उनके जीतने के इम्कानात नहीं है। नेतन्याहू ने फिर स्टेटमेंट दे दिया कि खुशकिस्मत है कि हमारे पास ट्रंप जैसा लीडर है। यानी नेतन्याहू ने और शहबाज शरीफ ने गेम उठाई हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, वो कोई कसर छोड़ ही नहीं रहे। अच्छा, अब एक चीज और है जो अमेरिकन कहना शुरू हो गए, वो ये कह रहे हैं कि लड़ाई तो हमारी थी नहीं, हम इस लड़ाई में क्यों उतर गए, हमें तो ईरान से किसी किस्म का कोई खतरा ही नहीं था। और बार बार ये स्टेटमेंट आ रहे हैं। सेनेटर वार्नर ने एक जुमला बोला और उसके अंदर सारा कुछ शामिल है। उन्होंने कहा जी ईरान इसराइल के लिए खतरा था, अमेरिका के लिए खतरा नहीं था।
अगर हमने ईरान पर इसलिए हमला किया है कि वो उनके लिए खतरा है, तो मुबारक हो, इसराइल के यहूदियों ने अमेरिका पर कब्जा कर दिया है। अब ये रिपोर्ट हुआ जनाब, वहां पे सेनेटर वार्नर ने ये स्टेटमेंट दिया अमेरिका में। अमेरिका में सब लोग ऐसे ही सोच रहे हैं। ये एक सर्वे भी हुआ अमेरिका में, और ये CNN ने सर्वे करवाया। इनके सर्वे बड़े मकबूल होते हैं अमेरिका में। CNN बताता है अमेरिका के सर्वे के अंदर कि अमेरिकियों की राय क्या है इस जंग को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकियों को ईरान के खिलाफ जंग पर कायल नहीं कर सके, और 59% अमरीकी इस जंग के खिलाफ हैं। 88% जो अमरीकी हैं वो ये कहते हैं कि ईरान की सरजमीन पर फौज नहीं उतारनी चाहिए, यानी उन्होंने मुखालफत कर दी है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप कहता है हम ये कर सकते हैं, लेकिन अमरीकी कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और 88% अमरीकी इसके खिलाफ है डोनाल्ड ट्रंप की राय के। और लगभग 60% ये कहते हैं कि ट्रंप के पास ईरान से डील करने का कोई प्लान नहीं था, कि ईरान से किस तरह निपटना है इसके पास प्लान ही कोई नहीं था, और उन्होंने इस जंग की मुखालफत की है। पंजाब में क्रैकडाउन जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर और लीडर्स के ऊपर। जितने भी टिकट होल्डर्स हैं या अरकान असेंबली हैं, उनके डेरों पे, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, क्योंकि अनाउंस कर दिया गया है कि 27 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेगी, इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेगी। अब इस सिलसिले में वो तैयारियां करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, और हुकूमत भी तैयारियां करेगी। हुकूमत को भी काफी वक्त मिल गया है अपने मामलात से निकलने का। तो इसमें जो क्रैकडाउन है वो बड़ा शदीद हो रहा है। रहीम यार खान से लेकर अपर पंजाब तक हर जगह पे क्रैकडाउन हो रहा है। गुजरावाला में लगभग सब पे FIR दर्ज कर दी गई। जो लोग निकले सबको FIR में नामजद किया गया। लगातार छापे पड़ रहे हैं, फैसलाबाद, क्या मुल्तान, रहीम यार खान, बहावलपुर, लाहौर, तो तमाम पंजाब के अंदर मरियम नवाज की, क्योंकि यहां पे सरकार है और मरियम नवाज ने एक रऊनत का एक बाजार गर्म कर रखा है। इनके अंदर बहुत तकब्बुर है, बहुत ज्यादा तकब्बुर है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये आकड़ पसंद नहीं है। ये आकड़ अल्लाह ताला तोड़ देता है, हमेशा अल्लाह ने तोड़ी है, तो ये भी आप टूटती हुई अपनी आंखों से देखेंगे। बहरहाल हर तरफ छापे मारे जा रहे हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठाया। ये जो मियां महमूद रशीद साहब के दामाद हैं उस्मान साहब, इनको, ये लाहौर के सदर भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनके ऊपर टॉर्चर किया गया पुलिस की जानिब से, इनके कपड़े फाड़ दिए गए अकरम उस्मान साहब के, और दीगर लोगों के साथ भी इसी किस्म का सलूक किया गया। तो पंजाब की जो पुलिस है वो अपनी मुकम्मल फस्तायत दिखा रही है। ये जो लंबा वक्त दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इसमें फायदा किसका होगा, ये सवाल सब लोग उठा रहे हैं। खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक अजीब बेचैनी है और परेशानी है कि इस लंबे वक्त को वो क्या नाम दें। क्या इसमें तैयारी करने का मौका मिलेगा, या फिर ये लंबा वक्त जो है वो हुकूमत को आसाइश और आराम फराहम करेगा, तो होगा क्या? देखिए, लंबे वक्त में ना हुकूमत को भी तैयारी करने का मौका मिलेगा। हुकूमत क्रैकडाउन करेगी, हुकूमत दफा 144 लगाएगी, हुकूमत चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करेगी, लिस्टें बनाएगी, और 10-12 हज़ार बंदे अगर हुकूमत गिरफ्तार कर लेगी तो पंजाब में वो अमली तौर पर एहतजाज को खत्म करने में कामयाब हो सकती है। फिर जब इतना टाइम मिल जाएगा पंजाब को वो मैनेज कर लेंगे, तो बड़े पैमाने पे वो सिक्योरिटी फोर्सेस को लाकर इस्लामाबाद की तरफ आने वाले रस्तों पे खड़ा कर देंगे। वो कंटेनर्स खड़े करेंगे, वो एक किले में तब्दील करेंगे इस्लामाबाद को, जैसे वो माजी में करते रहे हैं। हमेशा वो इस्लामाबाद को एक किले में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस मरतबा भी ऐसा ही होगा कि इस्लामाबाद को एक किला बनाएंगे और किला बंद होकर बैठ जाएंगे। अब बाहर से आने वाले लोग तो निहत्ते हैं, उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स भी नहीं है, टैंक भी नहीं है, बंदूकें भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो तो आएंगे सिर्फ एहतजाज करने के लिए। तो जो किला बंद लोग हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके पास आंसू गैस है, उनके पास रबड़ की गोलियां हैं, और अगर इससे भी काम ना चले तो वो रियल बुलेट्स भी फायर कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में बहुत मुश्किल है इस्लामाबाद में दाखिल होना, जैसे कि हमेशा होता रहा। बहुत ज्यादा ये हो सकता है कि डी चौक तक मुजाहिरीन पहुंचने में कामयाब हो जाएं, लेकिन फिर क्या होगा? वहां कितनी बड़ी तादाद में पहुंचेंगे, कितनी देर तक बैठेंगे? या तो फिर कोई 5-6 लाख आदमी इकट्ठा निकले एक साथ, बहुत बड़ी तादाद में 6 लाख 10 लाख इतना बंदा निकले, और वो बंदा जब इस्लामाबाद की तरफ बढ़े तो 1-2 लाख आदमी इस्लामाबाद पहुंच जाए। जब इतने बंदे पहुंच जाएंगे तो सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी। फिर पंजाब भी निकल आएगा, बाकी लोग भी निकल आएंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कर सकती है? तो इसका जवाब यह है कि फिलहाल ये बहुत मुश्किल नजर आता है। पंजाब को अगर आप देखें तो आलिया हमजा साहिबा की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में कुछ उतनी एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं देती। ये जरूर है कि पंजाब ने इमरान खान को सबसे ज्यादा वोट दिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे ज्यादा मकबूलियत पंजाब में है। लेकिन दूसरी बात हमें यह भी याद रखनी पड़ेगी कि आसिम मुनीर और मरियम नवाज ने पूरा बंदोबस्त किया
कि पंजाब में किसी सूरत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा ना उठाया जा सके, वहां पे लोग ना निकले और किसी किस्म का एहतजाज ना हो, क्योंकि पंजाब जो जीत जाता है वो फिर पूरा पाकिस्तान जीत जाता है। लिहाजा पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल मौका नहीं मिलता। पंजाब को खड़ा करना पड़ेगा, उसके लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं और किस तरीके से यह किया जा सकता है, यह फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी लेना है। तहरीक इंसाफ जो है वो सुहेल अफरीदी साहब के बयान को ना बिल्कुल एक साइड ऐसी है, बिल्कुल नेगेटिव देख रही है। लेकिन देखिए, सुहेल अफरीदी के लिए सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ। सुहेल अफरीदी इन 2 महीनों में वो कुछ कर सकते हैं जिससे सूरत-ए-हाल बदल सकती है और वो अपने नाकदीन के मुंह भी बंद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सुहेल अफरीदी साहब जो है उनके पास ये एक आखिरी तारीखी मौका है, इसके बाद शायद उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा, या इसके बाद शायद उनकी कमर सीधी नहीं होगी। उन्हें जो करना है इसी मर्तबा करना है। अब नंबर 1 तो यह है कि वो 2 माह का वक्त है, ये बहुत ज्यादा वक्त है। इसमें वो फौरी तौर पे स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज करें 1 दिन या 1 घंटा जाया किए बगैर, जो इमरान खान साहब ने कहा था कि हर गली मोहल्ले तक मेरा पैगाम लेकर जाओ, हर घर तक मेरा पैगाम लेकर जाओ, स्ट्रीट मूवमेंट चलाओ और जोरदार तरीके से चलाओ। एक तो उन्हें यह करना पड़ेगा। नंबर 2, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान में लाखों नौजवानों की रजिस्ट्रेशन उन्हें करनी चाहिए। यानी वो जो इमरान खान रिहाई अमन फोर्स बना रहे थे, या इमरान खान साहब की रिहाई के लिए नौजवानों की एक रजिस्ट्रेशन हो रही थी, जहां वो कहते हैं कि 60,000 नौजवान रजिस्टर्ड हुए हैं। अगर वो उन नौजवानों को जिन्हें रजिस्टर्ड किया गया है उनको दोबारा से रीअलाइन करें और बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन करें, लाखों नौजवानों को खैबर पख्तूनख्वा से और बाकी पाकिस्तान से भी जमा करें, तो ये एक बड़ा जबरदस्त कदम हो सकता है। नंबर 3, ओवरसीज पाकिस्तानियों को जरूर शामिल करें, सोशल मीडिया को इन्वॉल्व करें, ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुकम्मल तौर पे पूरी दुनिया में मुतहर्रिक होने के लिए साथ शामिल करें। जो खुफिया मुलाकातें वो करते रहते हैं, या सामने आकर करते हैं, या खुफिया मुलाकातें करते हैं, तो वो बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि अब अगर वो ऐसी मुलाकातें करेंगे तो मजीद कंट्रोवर्सी में जाएंगे। पार्टी फंड का बंदोबस्त करें, क्योंकि अगर आपने एक बड़ा एहतजाज करना है और लंबा एहतजाज करना है तो आपके पास बड़े पैमाने पर पार्टी फंड्स होने चाहिए। फिर इसके अलावा आप अगर जा रहे हैं इस्लामाबाद की जानिब, तो प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, आपके पास अलग अलग प्लान्स तैयार होने चाहिए कि हम जा रहे हैं इस्लामाबाद, अगर हमें रोक दिया जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, हमारा प्लान बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। दूसरे ऑप्शन भी सुहेल अफरीदी के पास होने चाहिए। पार्टी के अंदर जो उनकी धरेबंदी है वो उन्हें खत्म करनी पड़ेगी, तमाम लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। और अब शायद सुहेल अफरीदी के लिए ये आखिरी मौका है। इस निजाम ने गंडापुर को भी धोखा दिया था। ये मोहसिन नकवी और आसिम मुनीर तक की तारीफें गंडापुर ने कर दी, सिर्फ इस चक्कर में कि ये निजाम धोखा नहीं देगा और वो इमरान खान साहब को रिहा करवा लेंगे। लेकिन फिर आप देखें कि जिस तरह से मोहसिन नकवी ने गंडापुर को इस्तेमाल किया, अब गंडापुर को ये मिलने के लिए भी तैयार नहीं होते। गंडापुर साहब परेशान है और डीए खान में बैठे हुए, वजारत आला भी चली गई। अगर वो इमरान खान साहब के साथ वफादारी निभाते और मुज़ाकरात के झांसे में ना आते, वफादार तो मैं नहीं कहूंगा, देखें गंडापुर इमरान खान का वफादारी है, ऐसा नहीं है कि वफादारी नहीं है। इमरान खान साहब से बहुत अच्छा ताल्लुक है, उनके वफादार साथियों में से एक है। लेकिन अहकामात पे अमल दरामद की बात है ना, वो इमरान खान से ज्यादा उन्होंने भरोसा किया मोहसिन नकवी पे, आसिम मुनीर पे, कि इनसे बात करूंगा तो ये इमरान खान को छोड़ देंगे। हालांकि जब मेरी इनसे मुलाकात हुई थी गंडापुर से, तो मैंने उन्हें कहा था कि नहीं, ये नहीं छोड़ेंगे। गंडापुर ने मुझे कहा था कि जी 2 महीने में ये छोड़ देंगे। मैंने कहा जी ये नहीं छोड़ेंगे, आपको वही करना पड़ेगा जो इमरान खान ने आपको कहा है, आप इनके झांसे में ना आए। लेकिन फिर वही हुआ जो गंडापुर साहब को मैंने कहा था। एमल वली खान साहब ने एक ट्वीट किया इमरान खान साहब के नाम, बड़ी जूमानी किस्म की है, लेकिन उस ट्वीट से पहले मैं आपको बताता हूं कि अलीमा खानम साहिबा ने क्या कहा। अलीमा खानम साहिबा से जब सवाल किया गया कि जनाब 27 तारीख तक का टाइम दे दिया गया है, 2 महीने का वक्त है, तो अलीमा खानम ने कहा कि, बल्कि क्या कहा ये आप सुन लें, ये सवाल सुनिए और फिर आप वो जवाब देखिए जो अलीमा खानम ने दिया है। सुबह से हम बैठे 9 बजे। मैडम जो कल जलसा हुआ उस हवाले से क्या कहेंगी, कैसा था? आप उधर नहीं है, मैं तो फोन पे यही देख रही हूँ। 27 सितंबर की डेट दी गई, इस पर क्या कहेंगे? इमरान खान इंतजार कर रहे हैं, इमरान खान को इंतजार करवा रहे हैं ना, और किसके लिए? हमें तो खुद नहीं समझ आई कि क्यों आपसे मैडम को निशावरत नहीं की गई थी इस हवाले से? नहीं डिस्कस करते किया था। देखें, इमरान खान साहब की बहन ने भी इसके ऊपर मायूसी का इजहार किया। उन्होंने कहा जी कि ये क्या है, यानी हमसे तो मुशावरत नहीं करते, वो पीटीआई का काम है, वो खुद ही डिस्कस करते हैं, लेकिन 2 महीने इमरान खान को इंतजार करवाएंगे। यानी उन्होंने ऐसे लगा जैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनकी बात सुनकर लगा कि वो बहुत मायूस हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना लंबा वक्त
नहीं देना चाहिए था। इमल वली खान साहब का ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। वो ये कहते हैं कि डियर इमरान, आपके वजीर आला ने आपके कारकुनान को 27 तारीख की एक और उम्मीद दे दी है, लिहाजा फिलहाल तो आपको 27 सितंबर तक अंदर ही रहना होगा। उधर आपके नामजद करदा लोग आपकी गैर मौजूदगी में पख्तूनख्वा को लूटने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आज तो खुद जुनैद अकबर ने भी एतराफ कर दिया कि इमरान खान के नाम पर लोग अरबपति बन गए हैं। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि शायद सियासत में आपसे ज्यादा बदकिस्मत कोई और नहीं है। आपने जिन लोगों पर एतमाद किया, आज वही इक्तदार, इख्तियारात और वसाइल से लुत्फअंदोज हो रहे हैं, जबकि आप तनहा जेल में हैं। आपका एक एक वजीर, मुशीर और करीबी साथी अपनी सियासत और अपनी दौलत बनाने में मसरूफ है, और ऐसा महसूस होता है कि सबने आपको हालात के रहमो करम पर छोड़कर आपको अंदर रखने की कसम उठाई हुई है। ये जनाब स्टेटमेंट है इमल वली खान साहब का। तो तनकीद तो बढ़ती जाएगी, तनकीद बढ़ती जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, स्पेशली सुहेल अफरीदी को, जुनैद अकबर को, इन लोगों को बड़ा मुअस्सर किरदार अदा करना पड़ेगा।